बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, यानी जो एक बादल छाए हुए थे वो भी खत्म हो चुके। लेकिन इस वक्त एक तरफ हुकूमत को जहां सामना है कि नए चीफ जस्टिस को तकर्रुर कैसे करना है और फिर जो तनाज़ात हैं चीफ जस्टिस के हवाले से उनको कैसे रिजॉल्व करना है, तो दूसरी तरफ वकला ने भी बहुत बड़ी तहरीक की धमकी दे रखी है। इस तरह अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट या जो आईनी बेंच बनेंगे उनके चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं, या मंसूर अली शाह उनके लिए काबिल कबूल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुक्तदरा को कौन सी यकीन दहानियां कराएं और फिर मौलाना फजल रहमान को कौन सी यकीन दहानियां कराएं कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, और इमरान खान के साथ कौन से अहदो पैमा किए, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर याया अफरीदी साहब इनकार करते हैं चीफ जस्टिस बनने से तो किन बुनियादों पर कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और इस वक्त हुकूमत के या अपना चीफ जस्टिस के लिए जो हॉट फेवरेट नाम है वो कौन से हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पीटीआई के दोगलेपन पर। जी, जब फवायद की बात होती है तो पीटीआई सबसे आगे चली आती है और जब नहीं होती तो फिर पीछे। इस वक्त देखें, गुज़िश्ता शब पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में जो जजेस के तकर्रुर के हवाले से कायम की गई है उसमें बैठेंगे, हम अपने नाम भी देंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर रात को देर से एक एलामिया जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि पीटीआई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहेगी। क्या पीटीआई नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर निकले? क्या पीटीआई नहीं चाहती कि इमरान खान आके पार्टी संभालें? और आखिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फरार क्यों अख्तियार किया जा रहा है? इन उमूर पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, पीटीआई का बहुत बड़ा दोगलापन है और पीटीआई हमेशा इसी दोगलेपन की वजह से मार खाती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इन्होंने कौमी असेंबली से तहरीक अदम एतमाद के बाद मुस्ताफी हुए, उसके बाद फिर था कि इनको मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था। जिस तरह पीटीआई ने मुस्ताफी होने का बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, इसी तरह का ब्लेंडर पीडीएम ने किया। उन्होंने एक टूटी फूटी मईशत की हुकूमत को संभाला और फिर उन्हें बहुत सारे कांटे निकालने पड़े। इस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत और डंके की चोट पे मुखालफत, और फिर मौलाना फजल रहमान को लारे लगाए, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा और उन पर अपना मौक़िफ़ मुसल्लत करने की कोशिश की और मौलाना फजल रहमान को हर तरीके से कायल करने की कोशिश की गई कि वो इस तरमीम के अमल से अलग रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब ऐसा नहीं हो सका तो फिर मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में फैसला किया कि अब क्या करना है। उसके बाद फिर अभी जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जब 2002 में 2022 में नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई चली गई कोर्ट में, और फिर जब 2024 में तरमीम खत्म हुई या बहाल हुई, वो तरमीम बहाल हुई, तो उसका सबसे पहले फायदा लेने के लिए पीटीआई जाके कोर्टों में बैठी। जाके पीटीआई ने कहा कि जी जो तोशाखाना केस है उसमें और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के जो नैब तरमीम हुई है उसके तहत उनको आजाद किया जाए, और उनकी रिहाई के लिए जाकर कोर्टों में बैठे। और इस वक्त भी यानी इलेक्शन नहीं मानते, हुकूमत जाली, फॉर्म 47 फॉर्म 45 की हुकूमत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत, लेकिन उसी हुकूमत के साथ बैठते हैं, उसी हुकूमत की पार्लिमानी कमेटियों में बैठते हैं, उसी हुकूमत से मरात लेते हैं, उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। कि दोगलापन है ना। या तो आप कह दो कि ये खत्म, हम नहीं है, हम बाहर बैठे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई हाईजैक हो चुकी है। पीटीआई को लॉयर्स ने हाईजैक कर रखा है और यही वजह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फरार अख्तियार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला ने जो कुछ किया वो काबिल अफसोस है, और ऐसे वकला की दानिश पर हमें अफसोस होता है। जब चीफ जस्टिस से पूछ रहा है कि जी आप दलाइल दें, आप ये ना बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम हुई है नहीं हुई है, क्योंकि जिस वक्त इस केस की समाअत यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत हो रही थी उस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम का गजेट नहीं हुआ था, और जब गजेट जब तक नहीं होता तब तक तो उसकी कोई हैसियत होती नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जस्टिस काजी फायद साहब को मुतासिब जज कहा, उस बेंच को मुतासिब कहा, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि इंटर पार्टी इलेक्शन जब फरार था और फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला,
फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर नजरसानी, उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर ऐसी मोहर सख्त हो गई कि इस वक्त पीटीआई के पास फरार का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फरार। इसी तरह का एक मामला इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, वहां से इल्तवा 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 इल्तवा, जिसकी बुनियादी वजह इंट्रा पार्टी से फरार। क्योंकि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो पीटीआई इतने हिस्सों में तकसीम हो जाएगी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत ज्यादा इसके मतलब हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि पीटीआई हाईजैक हो चुकी। पीटीआई को एक वकला ने हाईजैक किया, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ने हाईजैक किया, और एस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने मिलकर पीटीआई को तकसीम करके रख दिया है। और इस वक्त पीटीआई की वो हालत है कि पीटीआई चाहती ही नहीं कि इमरान खान बाहर है, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर पीटीआई का कंट्रोल इमरान खान के पास चला जाएगा, और ये जो वकला काले कोट वाले बैठकर और काले फैसले मुसल्लत करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसीज ही अलग होती हैं। तो पीटीआई इस वक्त खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार चुकी। जिस तरह मैंने कहा कि गुज़िश्ता शब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में बैठेंगे, हम अपने नाम देंगे, हम हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं जी, हम तो नई कमेटियों का बायकॉट करते हैं, हम तो नहीं बैठेंगे। और ये बिल्कुल सर नहीं हो सकता। और ये भी कहा गया कि जी बैरिस्टर अपना जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे वकील नहीं है। अगर आपके वकील नहीं है तो फिर क्या है? मौलाना फजलुर रहमान से जो बातें हुई इनकी, उन पर, और फिर उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान को ये इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। फिर आखिर में जब मौलाना फजलुर रहमान से बारात ली, इमरान से मिलकर आए, डांट खाकर आए, सरजनिश करवा कर आए, फिर जब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार किया, तब जब मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने सवाल पूछा सहाफियों ने कि जी आपके ख्याल में क्या हो सकता है, क्या आप पीटीआई के साथ खड़े होंगे? यानी जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी के हिसाब से सबसे सीनियर जज हैं, आप कहां होंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान दो टोक अल्फाज में गए, सिर्फ सीनियरिटी नहीं देखी जाती, जज का कंडक्ट देखा जाता है, जज का रिकॉर्ड देखा जाता है, जज का बिहेवियर देखा जाता है, बहुत चीजें होती हैं जो देखकर फैसले किए जाते हैं। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई में असूली तौर पर तो यूं समझ लें कि राहें अलग हुई, और इस वक्त भी इनकी राहें अलग हैं। आज पार्लिमानी कमेटी बैठेगी 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो इस चीज का तयन करेगी कि जो है वो किसको चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। अब इस वक्त जो सीनियरिटी का फार्मूला तो रद्द हो चुका, जुडिशियल मार्शल लॉ के रास्ते बंद हो चुके, जहरीले सांप के दांत निकाले जा चुके। क्या अब भी जस्टिस मंसूर अली शाह जहरीले सांप की हैसियत रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो चीजें आ रही हैं सामने वो है कि जो फेवरेट नाम आ रहे हैं उनमें जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अच्छे तस्वर किए जा रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराही के हिसाब से अच्छे नाम तस्वर किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस के नामों की जो फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट से जाएगी वो जस्टिस काजी फायज ईसा के दस्तखत से जाएगी। मुबारक हो मंसूर अली शाह साहब कि आपको ये भी एजाज हासिल हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आपका नाम लिखकर भेज रहे हैं। उसके बाद अगर जो याया अफरीदी साहब हैं, याया अफरीदी गवर्नमेंट के यानी यूं समझ लें कि सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आते हैं, तो वो भी हॉट फेवरेट हैं। लेकिन अगर याया अफरीदी को छोड़ दें, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या होगा? जो खदशे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों नहीं बन सकते? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी मुकदमात हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह से ये खदशा है कि वो इन फौजदारी केसेस में इनका साथ देंगे, पीटीआई का साथ देंगे और इन सबको बरी कर सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत के लिए इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, तो वकला 2002 और 2007 के तेज पर मुल्क गिर तहरीक का जो है वो अंदिया दे चुके हैं और थ्रेट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत इन चीजों से कैसे निपटती है। हुकूमत कह चुकी कि हमने जहरीले दांत निकाल दिए, लेकिन जहरीले दांत आज भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम ये देख लें कि ये अगर इस्तीफाओं का मामला आता है, अगर ये 3 जज यानी 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मुस्ताफी हो जाते हैं, तो इनको नुकसान क्या होगा? इनको नुकसान ये होगा कि नए सेटअप आने के बाद भी इन दोनों जजेस का जो स्टेटस है
वो अपने तौर पर या अपने आप में एक मेंटेन रहेगा। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी बैठ सकेंगे और जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा होंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये इनको हासिल होंगी। और अगर ये मुस्ताफी होते हैं तो फिर ये भी इनके हाथ से चला जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं, एक सीनियर सहाफी मुनीब साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुतवातिर पीटीआई से राब्ते में थे और पैगामात भेज रहे थे कि मेरे चीफ जस्टिस बनने पर इमरान खान न्याजी के लिए रिलीफ पैकेज शुरू हो जाएगा और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इस बात के सबूत इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद है, जो कुछ इन्होंने कहा। और उसके बाद मंसूर अली शाह ने दो टोक अल्फाज में मौलाना फजल रहमान से कहा कि मैं कोई भी पंगा नहीं लूंगा, हम किसी किस्म की कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे कि जिससे मामला खराब हो और हम गैर जानिबदार ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी जज, एक गैर जानिबदार जज का पर जानिबदारी का इल्जाम आता है तो उसका इमेज बहुत खराब हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। उसके बाद इन्होंने फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया कि जी आप हमें चीफ जस्टिस बनवा दें, हम आपके साथ कोई जो है वो ताकत आजमाई नहीं करेंगे, हम बाय द बुक चलेंगे। तो अगर बाय द बुक चलेंगे तो उस सूरत हाल में लेकिन इनकी नीयत पे तो शक है, क्योंकि रिसेंटली जो कुछ हुआ इस सारे मंजरनामे में, उसमें मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जो 8 जजेस हैं, क्योंकि 10 जजेस की ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जो ईमानदार जजेस हैं। जी ईमानदार तो नहीं है, इमरानदार जजेस तस्वर किए जाते हैं, जिनके इमरान खान से मुआशके रहे हैं, इमरान खान से दोस्तियां रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह तो यूं समझ लें कि इमरान खान की गाड़ी चलाते रहे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ठीक है, उनको भी यकीन दहानी कराएगी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम साथ देंगे, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ये दोनों नाम खारिज कर चुकी, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी और जस्टिस मुनीब का भी। अब अगर जस्टिस याया अफरीदी इनकार करते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम आता है। अगर जस्टिस मंसूर को नहीं करना तो फिर जस्टिस मुनीब का, अमीनुद्दीन साहब का नाम आता है। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो जो सिचुएशन बन रही है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की, वो 21/10 यानी 21 अक्टूबर 2019 को वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह 2018 में हुए। जस्टिस मुनीब तो है ही पुराने चावल हैं, वो उसकी बात नहीं करे। जस्टिस मतलब लाहौरी गुरु, सिर्फ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सिंध के कोटा पे है। अब मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी तजाद में नहीं पढ़ना चाहता। जस्टिस याया अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जिनमें अगर याया अफरीदी इनकार करते हैं तो क्या होगा, इनकार नहीं करते तो क्या होगा। अगर वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते हैं तो फिर वो 2030 तक सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर फायज रह सकते हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की डेट बहुत आगे है। और अगर इनकार कर देते हैं तो फिर एक नया मसला शुरू होगा, जिसका होमवर्क भी मेरे ख्याल में हुकूमत ने कर रखा है कि आगे क्या हो सकता है। या फिर अगर जस्टिस याया अफरीदी इनकार करते हैं तो भी मंसूर अली शाह का रास्ता कैसे रोका जाना है। ये चीजें सब हो रही हैं। आज से बादल छटना शुरू होंगे और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा इशू ये भी रिजॉल्व होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आज कमेटी बैठेगी, नामों पर गौर करेगी, फिर ये नाम वजीर आजम को भेजे जाएंगे, वहां से और नाम सदर के पास जाएंगे जहां से चीजें नोटिफाई होंगी। तो इस सूरत हाल में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह का पता साफ हो चुका, वो अपने खुद कर चुके, यकीन दहानियां करवाते रहे सबको कि मैं आपके साथ हूं। इमरान को कहा मैं आपके साथ हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कहा मैं आपके साथ हूं, मौलाना को कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस वक्त अगर देखें तो मौलाना का भी एतबार इनसे उठ चुका है। तो सूरत हाल इस वक्त वाज़े होती जा रही है और मेरे ख्याल में हुकूमत इस तनाज़े में जो है वो करेगी, सामना करेगी कि वकला तहरीक का सामना करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह अगर थ्रेट में आकर फैसले किए जाते रहे तो फिर इस मुल्क का निजाम नहीं चल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर अमान अल्लाह।